हेलो एवरीवन। तो आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है सेल थ्योरी, सेल की डिस्कवरी। इसके साथ साथ हमने पढ़ा है सेल के पार्ट्स को कवर किया है, सेल ऑर्गेनेली, और जिसमें हमने एक सेल ऑर्गेनेली कंप्लीट किया था जिसका नाम है वैक्यूल। आज हम आगे का कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसको जानने से पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है। तो रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क और एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो जो जोड़ के जो मतलब बना, इनका मीनिंग निकला, वो क्या निकला कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क है उसी को क्या कह दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और इसको इस कैपिटल ई एंड कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब हम जानेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना कैसे है। तो सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है और न्यूक्लियर पोर क्या होता है, क्योंकि हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता दूंगी न्यूक्लियर एनवेलप क्या है। तो जब न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस की जब कवरिंग हो रही थी, वो जो कवरिंग जिस मेम्ब्रेन ने कर रखी थी उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसके पास दो कवरिंग होती हैं, और दो कवरिंग को जो जोड़ के नाम, जो दोनों मेम्ब्रेन को जो कवर करके रखती है न्यूक्लियस को, उनको जोड़ के नाम दिया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर पोर क्या थे, हमने देखा था कि जहाँ से न्यूक्लियर जो ये मेम्ब्रेन है फ्यूज हो जाती हैं, वहाँ पे गड्ढे बन, मतलब पोर्स बन जाते हैं, हम नॉर्मली याद रखें। और पोर्स का मतलब क्या है कि चीज़ों का ट्रांसफर कराने में, ये मटेरियल्स ऑफ ट्रांसफर में हेल्पफुल रहती है, अदर मटेरियल्स का ट्रांसफर कराने में ये हेल्पफुल होते हैं। क्या, न्यूक्लियर पोर। इतना समझ आया। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप थी, ये क्या काम कर रही थी, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही थी। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना कैसे, ये जो आउटर कवरिंग थी न्यूक्लियस की, ये क्या हो जाती है, फैल जाती है, एक्सटेंड हो जाती है और एक नेटवर्क बना लेती है। जैसे नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा किसका, ये क्या बना देती है, फोल्ड्स बना लेती हैं और ट्यूबल्स का एक नेटवर्क बना देती हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये जब आउटर लेयर जो है न्यूक्लियस की एक्सटेंड हो गई है, ये जो लेयर है आउटर, ये बढ़ गई, एक्सटेंड हो गई है, फैल गई है, तो ये अब साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में ही तो आ गई, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब जब ये न्यूक्लियर जो लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आउटर वाली, जब वो फैल गई तो वो साइटोप्लाज्म में आगे एक नेटवर्क बना लिया, किसका, ट्यूब्स का और फोल्ड्स का, और उसी को किसके नाम से जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं। एक तो फोल्ड्स प्रेजेंट है, इन फोल्ड्स को किसके नाम से जाना गया, सिस्टर्ने के नाम से। किसके नाम से जाना गया, सिस्टर्ने के नाम से। और एक इसमें ये ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इनको जानेंगे ट्यूबल्स के नाम से। किसके नाम से, ट्यूबल्स के नाम से, TUBULES, ट्यूबल्स के नाम से इनको जानेंगे। और ये जो आपको बीच में ये जो फोल्ड्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको सिस्टर्नल स्पेस बोलेंगे, या फिर हम ल्यूमन भी बोल सकते हैं, LUMEN। इसको अनोदर नेम दे सकते हैं, क्या, ल्यूमन। अब आप देख रहे होंगे, एक तो ये जो स्पेस है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस जो ये फोल्ड्स हैं, इनके अंदर प्रेजेंट है। एक स्पेस ये बाहर भी तो प्रेजेंट है, ये स्पेस जो दिख रहा है तुम्हें बाहर भी तो प्रेजेंट है, तो इसको तो बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और ये जो अंदर की तरफ ये जो स्पेस है, ये इसको बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं क्या, सिस्टर्नल स्पेस, क्योंकि ये सिस्टर्ने के बीच में प्रेजेंट है। अब ये जो फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनको सिस्टर्ने भी बोलते हैं और फ्लैटेंड सैक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, फ्लैटेंड सैक के नाम से भी इनको जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी बुक में फ्लैटेंड सैक लिखा हुआ मिलेगा और किसी बुक में सिस्टर्ने लिखा हुआ मिलेगा। अब आप देख रहे होंगे कुछ कुछ डॉट डॉट लाइक के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी। ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्या हैं, राइबोसोम्स। क्या है, राइबोसोम्स। और आप देख पा रहे हैं कि भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ हिस्से पे ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और अनोदर पार्ट में तो है ही नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो जब माइक्रोस्कोप में देखा गया था तो उसमें पता चला था कि जो एंडोप्लाज्मिक है रेटिकुलम है, उसके एक हिस्सा तो बिल्कुल रफ है, एक स्मूथ है। वो किस लिए है, आप अगर नॉर्मली भी बात करें, कोई पेपर लें और पेपर के ऊपर आप कुछ भी स्प्रेड कर दें, फैला दें, मतलब सपोज करो कि हमने कोई दाल ही फैला दी है एक पेपर के ऊपर, तो अगर आप उसको छुएंगे या फिर उसके सरफेस को टच करेंगे, खुरदरा लगेगा, रफ लगेगा। लेकिन अगर उस पेपर के ऊपर आप कुछ ना बिछाएं, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन रहने दें, तो आप उस
पेपर का जो सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ लगेगा ना, तो इसी तरह से ये रफ इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट थे, और वो स्मूथ इसलिए दिख रहा था दूसरा जो हिस्सा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे। तो जिस हिस्से पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस हिस्से पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे उसको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इतना समझ आया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह के हैं, स्मूथ एंड रफ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें और क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, न्यूक्लियस का सबको पता है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग जो है एक्सटेंड हो गई, फैल गई है, उसने एक नेटवर्क बना लिया है ट्यूब्स का, फोल्ड्स को सिस्टर्ने के नाम से जानते हैं, ट्यूब को ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं, और जिनके बीच का स्पेस है उसको सिस्टर्नल स्पेस के नाम से जानते हैं। और जिस हिस्से पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, और जिस हिस्से पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब RE आ रहे हैं, अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन्स को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? प्रोटीन को। और जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये जो स्पेस है जिसको हमने ल्यूमन कहा था इसमें पहुंचाते हैं, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ल्यूमन में जाते हैं, क्योंकि इसमें भी तो स्पेस है। वैसा तो है नहीं कि भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ल्यूमन है और उसके पास ल्यूमन समझ में आ रहा है ना, जो फोल्ड्स के बीच में स्पेस दिख रहा है इसको ल्यूमन बोला था। अब ऐसा तो है नहीं, स्मूथ के पास नहीं होगा, स्मूथ के पास भी ल्यूमन होगा। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बना के इस ल्यूमन में पहुंचा देते हैं। ल्यूमन से ये क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में जाता है और फिर इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये बाहर निकल जाता है। अब ये प्रोटीन बना के बाहर निकाल दिया। अब ये प्रोटीन ऐसे ही नहीं जाएगा कि भाई प्रोटीन को पैक करके देंगे एक पैकेट में और ये फिर किस में चला जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, अब ये जो प्रोटीन जो बनाया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फिर जो राइबोसोम्स थे उन्होंने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, और वो ल्यूमन के थ्रू होते होते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के जो के ल्यूमन से होते हुए बाहर निकल गया। लेकिन जो प्रोटीन बना के दिया उन्होंने एक पैकेट में बंद कर दिया, यानी एक मेम्ब्रेन से इसको प्रोटीन को कवर कर दिया, और उस मेम्ब्रेन को ही किसके नाम से जानेंगे, ये जो प्रोटीन की जो मेम्ब्रेन में कवर कर दिया ये प्रोटीन यानी पैकेट में, इसको हम जानेंगे वेसाइकल्स के नाम से। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेसाइकल्स। ठीक है। और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोटीन नहीं बनाएंगी, ये क्या करती हैं, ये लिपिड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? लिपिड बनाती हैं, और फिर ये भी ल्यूमन में जाके और ये ट्यूब्स के थ्रू ये भी ल्यूमन बाहर निकल जाता है। जब ये ल्यूमन बनाती हैं तो ये भी इसको पैक करके देती हैं एक पैकेट में, यानी एक मेम्ब्रेन से कवर कर देती हैं, और ये फिर कवर करके किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म, जो कि इसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म को चला गया। अब यहाँ से क्या बनाया इन्होंने, प्रोटीन बनाया प्लस लिपिड बनाया, और उसको भी क्या किया, कवर करके दिया पैकेट में। अभी इसके बाद साइटोप्लाज्म में जाएगा, अब इसका आगे मॉडिफिकेशन होगा, वो मॉडिफिकेशन कौन करेगा, वो करेंगी गोल्गी बॉडी। ऐसे ही यूज नहीं होगा ये, इसको कौन करेगा मॉडिफाई, वो करेगी कौन, आपकी कौन करेगी, गोल्गी बॉडी। आगे हम देखते हैं। अब एक बात और, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के अंदर ही तो है, तो जब आप सेल के अंदर इसको देखेंगे तो ये क्या होगा कि इसका हिस्सा एक तो किससे जुड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा हिस्सा है ये इसका बिल्कुल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, आउटर जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, उससे मिला हुआ दिखता है। एक तरफ से तो अटैच सेल मेम्ब्रेन से दिखेगा, दूसरी तरफ से अटैच ही किससे दिखेगा, न्यूक्लियस से दिखेगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके साथ साथ जब यहाँ से ये लिपिड और प्रोटीन निकलता है, कहाँ से, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन ही तो बना रही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, लिपिड बना रहा है, और ये क्या बना रही है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही है। इन दोनों को मिला के ये जो दोनों है, मतलब जो ER है, टोटल तो हम ER ही बोलेंगे क्योंकि ER के दोनों हिस्से ही तो पार्टी तो हैं, टाइप्स ही तो हैं, स्मूथ और रफ। इन दोनों हिस्सों को जब अगर हम बोलेंगे जोड़ के तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। तो अब बोलेंगे ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कराता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कराता है, मतलब क्या करता है, मेम्ब्रेन को भी बनाता है। क्योंकि आपने जब पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनती है। अब ये लिपिड और प्रोटीन ही तो बना रहे हैं दोनों, तो ये मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं।
अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी के फॉर्म में। अब हमने क्लियर कर लिया है, हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन की नेटवर्क है, किसकी, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर की, जो कि कहाँ पे पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। 3 फॉर्म में होता है, ट्यूबल्स की फॉर्म में जो ये ट्यूब्स दिखती हैं, और फिर होती है सिस्टर ने जो आपके फोल्ड्स दिखाई दिए थे वहाँ पे, ठीक है, ये जो फोल्ड्स दिखाई दिए थे, और वेसिकल्स जो उसको आप क्या कर रहे थे, पैक कर रहे थे एक मेम्ब्रेन से, इसको मेम्ब्रेन से कवर कर गए थे, उसको वेसिकल्स के नाम से जाना गया था। अब हमने ये बात भी कवर करी थी कि वो एक हिस्से से न्यूक्लियस से अटैच होता है और दूसरी तरफ से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच साइड से जॉइंट होता है, ये हमने बात डायग्राम में ही कवर कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमने पढ़ा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे, और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और उसकी वजह से ही इसकी जो सरफेस है वो रफ दिखती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैसे ही अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी जो सरफेस है जो वो कैसी दिखती है, स्मूथ दिखती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं तो प्रोटीन की ये सिंथेसिस नहीं करती है, किसकी सिंथेसिस करती है, लिपिड की, लिपिड बनाती है। ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर हुआ। अब अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये प्रोटीन बनाती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, और राइबोसोम्स क्या कर रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए वो स्मूथ दिख रही थी, और वो क्या नहीं बना रही थी, प्रोटीन नहीं बना रही थी, क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट थे। तो ये जो है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करती है, फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है मेम्ब्रेन बनाती है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन बनाती है। और मेम्ब्रेन जो है जब हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। ये प्रोटीन और जो लिपिड बना रहे हैं ये हार्मोन और एंजाइम्स की तरह भी काम कर रहे हैं। एक नेटवर्क सिस्टम बना रही थी, नेटवर्क की तो बना रही थी ट्यूब्स का और फोल्ड्स का, और ये नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा था, प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसफर करने का भी काम कर रही थी, चीज़ों को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। फिर इसके साथ साथ है पैकेजिंग का भी काम कर रही थी ये ईआर, क्योंकि जो प्रोटीन और लिपिड बना रही थी उनको पैक करके ही तो दे रही थी। उसके बाद डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड पॉइजन्स। डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड पॉइजन का मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जब हम ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स ऐसा ही नहीं है कि हम कोई ड्रिंक कर रहे हैं, या मेडिसिन भी एक ड्रग के फॉर्म में ही होती है। जब हम इनको लेते हैं तो आपने सुना है कि जो लीवर है वो सबसे ज़्यादा लीवर ही क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग का काम कर रहा है। लीवर में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ज़्यादा होता है, जो कि क्या करती हैं, चीज़ों को लेस टॉक्सिक बनाती है। क्या बनाती हैं, लेस टॉक्सिक बनाती हैं, और फिर उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाइंग कराने का भी काम करता है। आपने सुना है कि जो लीवर्स में जो सेल प्रेजेंट होती हैं उनमें अंदर क्या होता है, ईआर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, चीज़ों को लेस टॉक्सिक बनाने का काम करता है, और चीज़ों को लेस टॉक्सिक बना के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में भी कि एक तरफ से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक तरफ से तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ से आप देख पा रहे होंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है स्मूथ वाला, और आप देख पा रहे होंगे एक तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये आप सबका क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये जो गोल्गी बॉडी है, ये आपका गोल्गी बॉडी दिखाई दे रही है, ये जो है गोल्गी बॉडी है, और ये वाली ये भी आप देख पा रहे हैं एक तरफ से किससे जुड़ी हुई है, सेल मेम्ब्रेन से, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। एक बार आप इसका डायग्राम अच्छे से देख लें, कभी फिर सोचें कि कैसे जुड़ी हुई होती है। ये इस तरीके से सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई दिखती है, यानी फैल जाती है जब। अब हम आगे बात करते हैं, हाँ, गोल्गी एपरेटस। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की। जब किसने, प्रोटीन और लिपिड किसने मैन्युफैक्चर किया था, किसने पैकेट की फॉर्म में बना के दिया, ईआर ने। ईआर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ ने दोनों ने काम किया, और क्या बना के दे दिया, पैकेट की फॉर्म में क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म में क्या दे दिया, प्रोटीन और लिपिड बना के। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं वो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में तैरते तैरते कहाँ पे आते हैं, गोल्गी एपरेटस के अंदर आते हैं। और गोल्गी एपरेटस की जो कब, इसके पास सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है उसमें 2 फेज होते हैं। एक तो होता है सिस फेज, ठीक है, एक तो होता है सिस फेज, एक होता है ट्रांस फेज। इसमें 2 फेज होते हैं। सिस फेज का मतलब क्या है कि जो आपका ये जो सिस फेज है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, मतलब ये जहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक क्या होगा, रेटिकुलम है यहाँ पे, और इसके सामने का जो फेज है इसको बोलते हैं सिस फेज, और ट्रांस फेज क्या बोलते हैं, समझ आया। जो ये ट्रांस फेज है वो क्या होगा कि गोल्गी बॉडी का अपोजिट फेज,
मतलब सिस फेस के अपोजिट फेस ट्रांस, जो ट्रांस फेस होगा ये अपोजिट फेस होगा, और सिस फेस जो होगा वो क्या होगा, आपका जो हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके सामने वाला फेस होता है। अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे है और यहाँ के बाहर क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, इसने प्रोटीन और लिपिड क्या करा, साइटोप्लाज्म थी, तब साइटोप्लाज्म से तैरते तैरते वो जो है इसके जो सिस फेस है, सिस फेस को आप क्या बोलते हैं, रिसीविंग फेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्या करता है, इस हिस्से से, इस साइड से ये क्या करता है, जो प्रोटीन लिपिड पैक करके दिए हैं उनको रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, कौन, गोल्गी बॉडी। दो फेस होते हैं गोल्गी एपैरेटस के पास, एक तो सिस फेस होता है, एक क्या होता है, ट्रांस फेस होता है। तो सिस फेस से ये क्या काम करती हैं, जो गोल्गी बॉडी होती हैं ये सिस फेस से क्या करती हैं, जो लिपिड और प्रोटीन दिया है उनको किस चीज़ का काम करती हैं, लेने का काम करती हैं, और जो ट्रांस फेस होता है वहाँ से जो ये मॉडिफाई करके चीज़ों को, जो प्रोटीन लिपिड को मॉडिफाई करके जो देती हैं सेल को, साइटोप्लाज्म में जाती हैं, उसको बोलते हैं, उस हिस्से से ये जाती हैं, उसको ट्रांस फेस या बोलते हैं सिक्रेटरी फेस, क्योंकि ये कुछ चीज़ सिक्रीट करते हैं मॉडिफाई करके। ये दो हिस्से समझ आए। अब हम बात करते हैं जब गोल्गी बॉडी की, तो आपको गोल्गी बॉडी जब आप देख रहे हैं तो इसमें भी आपको क्या दिख रही हैं, ट्यूब्स भी दिख रही हैं, इसमें आपको ट्यूब्स भी दिखाई दे रही है ना, और क्या दिखाई दे रही है इसमें आपको, फोल्ड्स भी तो दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। ये देखो, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था इस तरीके के तो फोल्ड्स देखे थे, इसमें भी तो ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। गोल्गी एपैरेटस में दो फेस होते हैं, सिस फेस, ट्रांस फेस। सिस फेस से ये क्या करती हैं, चीज़ों को लेती हैं, और ट्रांस फेस से जो इन्होंने बनाया है उसको क्या करती हैं, मॉडिफाई करके निकालती हैं। अब क्या होता है कि जब आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन लिपिड आए पैक होके, वो जो है इस पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इसके सिस फेस पे आके चिपक जाएंगे तो वो जो पैकेट की फॉर्म है, अब जब ये बंद होके आया, इनको तो वेसाइकल्स बोला है, अब ये जो वेसाइकल ही तो बोले क्योंकि ये पैक्ड है मेम्ब्रेन में, तो ये जो वेसाइकल्स हैं प्रोटीन के, लिपिड के, वो आके चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं तो इसके अंदर कैसे जाएंगे, गोल्गी बॉडी पे, तो जिस लेयर पे आएंगे तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक तो उसकी लेयर जो पैकेट की फॉर्म में है प्रोटीन, जिसको वेसाइकल्स बोले हैं, और जो इसकी लेयर होती है सिस फेस की यानी गोल्गी बॉडी की, वो दोनों फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होकर इनके अंदर चीज़ें चली जाती हैं। मतलब जैसे ये गोल्गी का फेस है, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, इस तरीके की होती हैं ये। ठीक है, तो जब यहाँ से ये वेसाइकल्स आया तो ये इसके सिस फेस पे आके क्या हो गया, फ्यूज हो गया। और फ्यूज होने के बाद क्या हुई, फ्यूज होने के बाद जो ये लेयर है ना, ये यहाँ से ऐसी हो गई, ऐसी होगी, मतलब ये वाला हिस्सा हट गया और ये क्या हो गई, अंदर आ गई। क्यों आ गई इसके अंदर, गोल्गी बॉडी के अंदर, क्योंकि उन्हें मॉडिफाई करना है, पैक्ड भी करना है और ट्रांसपोर्ट भी कराना है उनका। तो इस तरीके से क्या होती हैं चीज़ें, सिस फेस से अंदर आती हैं। ठीक है, ये जो है फोल्ड्स, इनको भी क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने। जैसे वहाँ पे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या बोल रहे थे, इनको फोल्ड्स को क्या बोल रहे थे, सिस्टर्ने बोल रहे थे। ल्यूमन इनके बीच का स्पेस हो गया, इतनी बात समझ आ गई। तो अब ये सिस्टर्ने तो बोलेंगे जो इनकी कवरिंग, मतलब जो सिस्टर्ने है फोल्ड को, तो इन फोल्ड पे आके चिपक जाते हैं वो जो वेसाइकल्स हैं जो पैक होके दिए हैं, और ये फिर इसके अंदर चले जाते हैं, किस चीज़ के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। और अब जब इसके अंदर आ जाएंगे प्रोटीन, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, प्रोसेसिंग करेंगी। अब भाई लिपिड भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। अब ऐसा नहीं है कि लिपिड और प्रोटीन की एक साथ ही, उनको मतलब लिपिड को अलग कर देंगी, प्रोटीन के जो वेसाइकल्स हैं जो आ रहे हैं पैक्ड, जिन्हों ईआर ने जो करके भेजे उनको अलग करेंगी, और प्रोटीन के वेसाइकल्स को अलग करेंगी। अब क्या करती हैं ये, प्रोसेसिंग करेंगी सबसे पहले तो ये चीज़ों की। सबसे पहले तो क्या करेंगी, शॉर्टिंग करेंगी। शॉर्टिंग का मतलब है कि लिपिड को अलग, प्रोटीन को अलग, जो लिपिड के जो पैक होके आ रहे हैं वेसाइकल्स उनको अलग, प्रोटीन के जो आ रहे हैं उनको अलग करेंगी। ठीक है, फिर उनमें क्या करेंगे, अलग करने के बाद उनमें मॉडिफिकेशन करेगी। मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन आया है पैक होके, उसमें क्या ऐड करेंगी, CHO ऐड करेंगी। और CHO मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगी। जो प्रोटीन आया है वहाँ से उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करेंगी, और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या ऐड करेंगी, मेनली ग्लूकोज। क्या ऐड करेंगी, ग्लूकोज ऐड करेंगी। और प्रोटीन में जब ग्लूकोज ऐड होगा तो ये क्या बना देंगी, ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगी। उसी तरह से जो लिपिड बना था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इसके अंदर आया गोल्गी एपैरेटस के अंदर, उसमें भी क्या करेंगी, ग्लूकोज मिला देंगे और ग्लाइकोलिपिड में चेंज कर देंगी। ठीक है, अब ये करा इन्होंने।
तीसरे स्टेप में क्या करा, जैसे उन्होंने प्रोटीन लिपिड बना के पैक करके भेजे थे, ऐसे ही जो इन्होंने जो मॉडिफिकेशन करा है ग्लूकोज ऐड करने का गोल्गी अपरेटस ने, अब जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बने हैं उन दोनों को भी ये क्या करेंगी, पैक्ड करके भेजेंगी। ठीक है, ट्रांसफेज से ये क्या करेंगी, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ना थोड़े जब आप बनाएंगे तो ये जो इसकी फोल्ड्स है ना, ये इस तरीके से और ऐसे बन जाते हैं। ये जो फोल्ड्स है ना, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ये, और ये इस तरीके के बन जाते हैं वेसाइकल्स। ये मतलब क्योंकि वेसाइकल्स का मतलब है जब मेम्ब्रेन में बाउंड हो जाती हैं, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन बन के आए वो मेम्ब्रेन इसमें बाउंड हो गए वेसाइकल्स में, और ये क्या हो जाती हैं, वेसाइकल्स ऐसे करके अलग हो जाती हैं। ये वेसाइकल अलग हो जाती हैं और ये किस में चली जाती हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब कहाँ जाती हैं, ये सेल के बाहर चली जाती हैं या फिर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू किसी और हिस्से में जहाँ इनका यूज़ होना है वहाँ पे ये चली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, गोल्गी अपरेटस में मॉडिफिकेशन होता है। इसने मॉडिफिकेशन किया, जो लिपिड और प्रोटीन आए उनमें क्या ऐड करा, ग्लूकोज ऐड करा, एक को ग्लाइकोलिपिड में चेंज करा, ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज करा, फिर उनको पैक्ड किया और फिर किधर चली गई, सेल के बाहर चली जाएंगी। सिक्रेटरी वेसाइकल्स, ये जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स है ये इन्हीं को बोल रही है जो मॉडिफिकेशन करा के इन्होंने पैक करके भेजे हैं। ठीक है, ट्रांसफेज से ही तो निकलते हैं। ये लिखा हुआ है ना, न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल्स, क्या क्या बनाए, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, लेकिन ईआर ने क्या बनाए थे, नॉर्मली प्रोटीन एंड लिपिड बनाए थे। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन हुआ और फिर किस में चली जाएंगी, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के थ्रू किसी और हिस्से में या फिर सेल के बाहर जहाँ पे जाना होगा ये चली जाएंगी। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये दिखाई दे रहा है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, लिपिड बना रहे हैं। अब ये लिपिड तो बन तो ऐसे ऐसे रहे हैं इस तरीके के, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन में, एक अलग से मेम्ब्रेन लगा के जो पैक करके दे रहे हैं, उनको ही तो वेसाइकल्स के नाम से जाना। अब ये लिपिड के भी निकल रहे हैं, प्रोटीन के भी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही तो निकले, दोनों की इनकी ट्यूब से ही तो निकल रहे हैं बाहर। अब ये जब निकले, अब ये किधर पहुंच गए, गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस की जाके सिस्टरने पे ये जो फोल्ड्स हैं इन पे चिपक गए, और जब चिपक गए तो इन जो सिस्टरने वाली लेयर है, यानी जो फोल्ड्स वाली लेयर है गोल्गी बॉडी की, और जो वेसाइकल्स की है, दोनों फ्यूज हो गए और ये इसके अंदर चले गए। यहाँ से मॉडिफिकेशन होके फिर क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन बने और ग्लाइकोलिपिड बने, और फिर इस तरीके से इसी मतलब वेसाइकल्स की फॉर्म में ये क्या हो गए, मॉडिफिकेशन होके बाहर चले गए। या तो सेल मेम्ब्रेन है ये, या तो सेल के अंदर, या सेल के अंदर, या तो सेल के बाहर, जहाँ पे इनका यूज होगा वहाँ पे चले जाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। अब ये देखिए, ये आपको GIF दिखाई दे रही है, ये देखो, यहाँ से ये प्रोटीन आया, ठीक है, ये रहा, यहाँ से प्रोटीन आ रहा है ना, किसकी फॉर्म में आ रहा है, कवरिंग की फॉर्म में आ रहा है ना, ये देखो, ये कवर होके आ रहा है ना, और फिर किधर जा रहा है, और इस तरीके से कवर होके बाहर निकल रही है ग्लाइकोप्रोटीन, और देखो इधर से भी तो ये निकल रही है, और फिर सेल मेम्ब्रेन में के बाहर इसको प्रोटीन को जो बनाया एक्सपेल कर दिया जाएगा, जो बनाया। हुआ क्लियर? आगे देखते हैं अब हम पढ़ लेते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में। तो गोल्गी अपरेटस को कैमिलो गोल्गी ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और गोल्गी अपरेटस का नाम या गोल्गी बॉडी एक ही बात है, और गोल्गी इसीलिए पड़ा क्योंकि कैमिलो गोल्गी ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब किया था। इसमें क्या क्या होते हैं, वेसाइकल्स पढ़े, सिस्टरने पढ़े, वैक्यूल्स पढ़े, और इसमें क्या देखा था आपने, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्स होते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, जैसे एक सिस्टर्न है, और जब एक के ऊपर एक बहुत सारे बंडल्स हो जाते हैं इनको सिस्टर्न्स के नाम से जानते हैं, एक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इसने क्या बोला कि जो गोल्गी अपरेटस है दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, लेकिन इसने बताया कि जो प्लांट सेल है उसमें तो ये फ्रीली, मतलब कोई एक नेटवर्क की तरह नहीं होते, प्लांट सेल में तो ये फ्रीली एक नेटवर्क की तरह नहीं होते, बिल्कुल फ्रीली होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको डायक्टोसोम्स के नाम से जानते हैं, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एक नेटवर्क बना के न्यूक्लियस के बिल्कुल पास ही तो होते हैं गोल्गी बॉडी। दो फेसेस होते हैं, सिस फेस जो होता है ER के तरफ होता है, और जो ट्रांस फेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। दो फेसेस बताई थी ना,
आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शन क्या काम कर रहा था, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का और पैकेजिंग का कर रहा था। अब देखो कैसे प्रोटीन आए, उनको पहले उनको चेंज किया, मॉडिफिकेशन करा, ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज करा, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में चेंज करा और फिर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पैक करके इनको बाहर भेज दिया। दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए, जिस तरीके से आपको फोल्ड्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दिखाई दे रहे थे और किसके अंदर, गोल्गी एपरेटस के अंदर दिखाई दे रहे थे, उसी तरह से आप माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि जो सेल है, सेल के जब हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं वो बहुत छोटी है, लेकिन ये तो सेल के अंदर के ऑर्गेनेल है तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो एक सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है, एक अगर सिंगुलर, जैसे अगर हम बात करें कोई सिंगल चेयर है तो उसको चेयर के नाम से बोलते हैं, लेकिन अगर चेयर का प्लूरल करें मतलब बहुत सारी चेयर्स होंगी तो उनको चेयर्स के नाम से बोलेंगे, चेयर तो नहीं बोलेंगे। उसी तरह से जब एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे, और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन होंगे तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। इतना समझ हुआ? साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जब इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल, जैसे सिलेंडर होता है उसकी तरह दिखाई देती है, ये रॉड शेप दिखाई देती है। इसमें भी आपको दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। और इसमें क्या हो रहे हैं, आपके बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज़्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब है इसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। और अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे और इनको फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोल्ड प्रेजेंट हो रहे हैं ना, अगर आप इनको, ये जो फोल्ड है, फोल्ड ही क्या कर रहे हैं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, किसका, इंटरनल का। ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या कर रहे हैं, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या जो इसकी, इसका सरफेस, लेकिन अगर एरिया बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन फोल्ड्स को खोलेंगे तो ये आउटर मेम्ब्रेन से भी लंबे हो जाएंगे ये फोल्ड्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन का क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जैसे सभी के अंदर, जैसे सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर था न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे थे, इसी तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या हो रहा है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है। कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन में। इतना क्लियर हुआ? इनर, इसके पास अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके पास इसका खुद का डीएनए भी होता है और इसके खुद के पास इसके राइबोसोम्स भी होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं आगे। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया को जब अंदर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो ये छोटे छोटे स्पेयर्स की तरह, रोड शेप की तरह दिखाई देते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देते हैं। और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्ड्स में होती है, और फोल्ड्स को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। सरफेस एरिया जो होता है इनर मेम्ब्रेन का वो कैसे होता है, आउटर मेम्ब्रेन के मुकाबले बड़ा होता है। इनके पास खुद का इनका डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम्स होते हैं तो प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? अब ये जो क्वेश्चन बना, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ क्या होता है कि जैसे हमें कोई काम करते हैं, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं या चल रहे हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से सेल को काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बस सेल क्या कहती है कि भाई आप मुझे क्या दो, हम क्या देते हैं, सेल को रॉ मटेरियल्स देते हैं, लेकिन सेल तो एनर्जी खुद से ही बनाती है ना। हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो क्या जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटती है वो रोटी, जब हमने खाई कार्बोहाइड्रेट में टूटी और वो चेंज हो जाती है किसमें, लास्ट बिल्कुल सिंपल में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज होती है, शुगर उसमें चेंज हो जाती है, वो किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में चेंज हो गई है। वो जो ग्लूकोज है, अब जो न्यूट्रिशन, रोटी जो ली हमने वो कार्बोहाइड्रेट में टूटी डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वो बिल्कुल ग्लूकोज में टूटी। फिर अब क्या होती है, जो ग्लूकोज है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बनी तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है ये किधर जाएगी, ब्लड में जाएगी। अब ब्लड में गई है, वो ब्लड से सेल में कैसे जाएगी ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी कौन बनाती है, सेल बना रही है। अब ये सेल तक ब्लड में से ग्लूकोज को पहुंचाएगा कौन, तो ये काम करता है इंसुलिन। आपने नाम सुना होगा, पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को लेके जाके और हर एक सेल तक
पहुंचाता है। ये काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। आपने देखा होगा कि कभी क्या देते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट है, भाई इसमें ग्लूकोज, डायबिटिक पेशेंट कब होते हैं कि जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इंसुलिन इतना निकल नहीं रहा होता पैनक्रियाज से, और वो जो ग्लूकोज है ना वो हर एक सेल तक नहीं पहुँच पाती है इतना, क्योंकि इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रहती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ग्लूकोज में का जो लेवल है ब्लड के अंदर हाई हो जाता है, इसको डायबिटिक पेशेंट बोल देते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन है तो उसमें क्या करती है, पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, वो इंसुलिन ब्लड से क्या करती है, ग्लूकोज को लेके और हर एक सेल तक पहुंचाती है। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर आई, सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में आ जाता है ये ग्लूकोज, क्योंकि पहुंचा दिया सेल तक ग्लूकोज। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर आपने सुना होगा कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का, अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल अंदर आएंगे ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल 2 पायरूवेट में टूटता है। ये जो पायरूवेट होता है वो क्या होता है, ये जो पायरूवेट होता है किस में टूटता है, ये जो ग्लूकोज आ गई, यानी हमारी ग्लूकोज आ गई कहाँ, सेल है ये, सेल के अंदर आ गई, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में आ गई ग्लूकोज। और यहाँ पे आके हुआ क्या, एक ग्लूकोज किस में चेंज हुई, और मैं बता रही हूँ तुम्हें मैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है, 2 पायरूवेट में चेंज हुई। ठीक है, 2 पायरूवेट में चेंज हुई। पायरूवेट क्या होता है, ये एक कार्बन कंपाउंड ही होता है। अब क्या हुई, जब ये 2 पायरूवेट में चेंज कहाँ पे हो गई, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये सब कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। अब ये साइटोप्लाज्म से कहाँ गई, ये जो पायरूवेट बनी ये गई सीधी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या हुआ, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच गई, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए हमें दूसरी जो रॉ मटेरियल है वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब हमने सांस ली, जब हमने लंग्स से ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड वेजल्स में गया, ब्लड से वो किस में गया, ऑक्सीजन दे दिया सेल को, सेल में गया। अब सेल से फिर साइटोप्लाज्म में आया ऑक्सीजन, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पहुंच गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए 2 पायरूवेट, अगर हम बात करें, प्लस ऑक्सीजन। अब जब 2 पायरूवेट और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गए तो इसने अपना काम किया और इसको किस में चेंज किया, CO2 H2O और एनर्जी में। अब जब CO2 H2O और एनर्जी में चेंज किया तो हुआ क्या, इसके बाद कि ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाता है, ब्लड वेजल्स के होते थ्रू लंग्स में पहुंच जाएगा, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, H2O यूज हो जाता है। और ये जो एनर्जी है ये बॉडी जो है ATP की फॉर्म में क्या करती है, यूज करती है। इसीलिए एनर्जी जो ATP का मतलब है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म मैं बाद में लिखा दूंगी। और क्या बोलते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या कि एनर्जी रिलीज हुई ऑक्सीडेशन के थ्रू और एनर्जी को यूज करते हैं ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और ATP जो है वो यूटिलाइज होती है सेल के द्वारा, किस लिए, एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, जितना भी हम काम करते हैं उसके लिए। और जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये भी किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो इस तरीके से जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इतनी बात क्लियर हुई। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, एक बार ध्यान से देखो, अल्टमैन ने, ALTMAN, अल्टमैन ने, और कब किया था, 1886 में डिस्कवर किया था। मैं लाइन लिखनी भूल गई हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और अगर हम बात करें जो ATP है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे नहीं समझ आएगी, एक बार मैं दोबारा से जो है आपको कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। फिर हम बात करते हैं आगे लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स कैसे होते हैं, ये भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनली हैं। सेल ऑर्गेनली जो है मतलब इसको अलग से ऐसा दिखता है लाइसोसोम्स, आप देख सकते हैं एक बार। अब देखते हैं लाइसोसोम्स क्या काम करते हैं। तो लाइसोसोम्स भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। सैक है तो मतलब कुछ ना कुछ स्टोरेज कर रहे होंगे। सैक का मतलब है कि ये क्या कर रहे होंगे, ये कुछ ना कुछ स्टोरेज कर रहे होंगे। और ये स्टोरेज किसका करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। और ये एंजाइम्स है, ये कहाँ से बन रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम बन के कहाँ स्टोर हो जाते हैं, लाइसोसोम्स में आके ये स्टोर हो जाते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, अब इसलिए कहा जाता है कि सुनो,
जैसे अगर कोई सेल में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, अब फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं कि जो कि सेल का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, बाहर से आ गया, और ये फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, आपका बैक्टीरिया, फूड, वायरसेस कुछ भी हो सकते हैं। जब ये सेल के अंदर आते हैं तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम से इनके ऊपर काम कराते हैं, इन्हें क्लीन करने का काम करते हैं। इनको फॉरेन पार्टिकल को खा के और क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, किसको, सेल को। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके साथ साथ जो मरी हुई सेल हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, बूढ़ी हो गई हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, खाने का काम करते हैं, कौन, लाइसोसोम्स। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम सेल का कहा जाता है, नॉन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब सेल मरती है, क्योंकि हर एक सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जब सेल मरी मतलब सेल क्या हुई, हम बोल सकते हैं कि जो सेल है वो क्या हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है। जब यानी बोल सकते हैं सेल डैमेज हो गई। जब सेल डैमेज हो जाती हैं तो ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ना फट जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। जब ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो लाइसोसोम्स ही फट जाते हैं, क्योंकि सेल डेथ हो गई है। जब लाइसोसोम्स फटते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल के इसको ही, लाइसोसोम्स को ही खा जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे देखते हैं। देखो इस तरीके से ये लाइसोसोम्स हैं, सेल को डाइजेशन करने का काम करते हैं, एंजाइम्स, सेल वेस्ट, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब काम करते हैं। अब देखो लाइसोसोम्स क्या कर रही है, फॉरेन पार्टिकल आया इसको खाने का काम कर रही है, ठीक है, क्लीन करने का काम करती है सेल को, ठीक है, इतना समझ आया। अब हम बात करते हैं, लास्ट है सेल ऑर्गेनेली, प्लास्टिड। अब ये जो प्लास्टिड है ये किस में पाया जाता है, जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जा रही थी ना, उसी तरह प्लास्टिड भी प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ये कोई जरूरत नहीं होती, तो एनिमल सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए राइबोसोम होता है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, उसी तरह से प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है जो कलर पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट को, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करते हैं। और जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफिल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो पौधे हैं वो हरे हैं, वो किसकी वजह से हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसी वजह से पौधे हरे हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं, जो क्लोरोफिल है वो किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए किचन ऑफ द सेल भी इनको कहा जाता है। आगे मैं बताऊंगी फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं कि फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कलर देने का काम। जैसे अगर हम देखते होंगे वाटरमेलन हमें मतलब सेब है वो रेड क्यों दिखाई देता है, ब्लूबेरीज ब्लू क्यों दिखाई देते हैं, तो इन सबको कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता, ये कोई कलर नहीं देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे स्टेम तने होते हैं ना जमीन के अंदर होते हैं उनमें, या फिर रूट जड़ों में प्रेजेंट होते हैं, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल कैसे काम करता है। अब आप देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जैसे हर एक चीज़ में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जैसे सेल के अंदर प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसी तरह से जो ये है क्लोरोप्लास्ट, तो इसके अंदर भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ये। और इसको किसके नाम से जानते हैं हम, स्ट्रोमा के नाम से। ये जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। आप इसमें क्या देख रहे होंगे, डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, गोल गोल सी। तो अगर हम इनको एक स्ट्रक्चर को अलग उठा के रख लें तो इसको किसके नाम से जानते हैं, थाइलोकोइड के नाम से। एक ये जो डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर को आप किसके नाम से जानेंगे, थाइलोकोइड के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर इन स्ट्रक्चर का बंडल की बात करें, ये जो एक एक बंडल हो गया, एक बंडल को किसके नाम से जाना हमने, ग्रेनुअम के नाम से, GRAN। एक बंडल को जाना ग्रेनुअम के नाम से, लेकिन जब बंडलों का क्या हो गया, बहुत सारे हो गए स्टैक्स एक साथ, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, ग्रेना के नाम से, GRANA, ठीक है, तो उसको जानेंगे ग्रेना के नाम से। इतनी बात आई समझ। अब इसके पास भी क्या होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, इंटर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो भी स्पेस प्रेजेंट होता है अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब आप देख रहे होंगे ये जो आपके डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे जुड़ी हुई हैं, इनको बोलते हैं आप लेमिना। क्या बोलते हैं, लेमिना। अब आप देखते हैं कि जो ये डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको थाइलोकोइड बोला था, ये सिंगल सिंगल, अब इनके ऊपर ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में क्या, क्योंकि क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो इनके ऊपर ही क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जब सनलाइट होती है तो सन रेज से ये क्या करते हैं, ये जो सोलर एनर्जी है उनको ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि
जो प्लांट है उसने क्या करा, बाहर से क्या ले रखी है, CO2 ले रखा है और वाटर ले रखी है, उसके पास CO2 और H2O पहले से ही मौजूद है। अब उसको क्या मिल गई, सोलर एनर्जी मिल गई। यही तो किया। जैसे हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है भाई, खाने की ज़रूरत होती है, तो अपना खाना वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वो सनलाइट से क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, सोलर एनर्जी को फिर क्या हो गया, क्या किया, केमिकल एनर्जी में चेंज किया। और केमिकल एनर्जी में चेंज कैसे किया, जो सन से सनलाइट सोलर एनर्जी ली, CO2 जो पहले से ही ले रखा था बाहर से, और H2O, ये क्या बनाते हैं, केमिकल ले लिया, और CO2 और H2O ले लिया ना, फिर क्या करते हैं, ये जो केमिकल एनर्जी बनी, ठीक है, इसको किस में चेंज करते हैं, शुगर में और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ठीक है, यानी जो CO2 इसके पास है, H2O है, जो पानी लिया इसने वाटर प्लांट ने, इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो सनलाइट से आ रही थी, उसको किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसने क्या किया, सोलर से मतलब सूर्य से सोलर एनर्जी ली, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया। अब फिर उस केमिकल एनर्जी को, जो वाटर प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, जो CO2 ले रखी है, CO2 H2O और केमिकल एनर्जी किस में तोड़ेंगी, उसको शुगर में और O2 में तोड़ती है। कहने का मतलब है, ये जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी CO2 प्लस H2O प्लस क्या, केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आई, ये जो किसने चेंज की, सोलर क्लोरोफिल ने। जो अब ये क्या कर रही थी, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रही थी, फिर उसके बाद CO2 H2O और केमिकल ने क्या बनाया, शुगर बनाई और O2 निकाली। O2 का प्लांट में कोई यूज नहीं होता, O2 हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, O2 को ये बाहर निकाल देती है, और शुगर को क्या कर लेती है, एज अ फूड जो है वो क्या कर लेती हैं, यूज कर लेती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो है अपना खाना बनाती हैं। अब देखते हैं क्लोरोफिल ऐसे होता है। देखो ये क्या कर रही हैं, इन्होंने जो क्लोरोफिल है वो क्या कर रही है, लाइट जो आ रही है सनलाइट, उसको क्या कर रही है, ट्रैप कर रही है, उसको सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है उसको क्या करती है, केमिकल एनर्जी के साथ किस में तोड़ देती है, शुगर्स में, और कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर्स में तोड़ती है, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है अपने खाने के लिए यूज कर लेती हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते थे, फूड को स्टोर कर रहे थे, और क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहे थे, कलर दे रहे थे। क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या था, एक तो ग्रीन कलर देना प्लांट्स को, और एक दूसरा फोटोसिंथेसिस, इसलिए किचन ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, सेल डिवीजन, और जो कुछ रह रहा होगा सेल में उसके अलावा वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।